हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य काल। और मौर्य काल में हमने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस पढ़ ली थी। अब बाकी अगर हम बात करते हैं, आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा सम्राट अशोक की आंतरिक एवं परराष्ट्र नीति, इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी ऑफ अशोका। ठीक है। तो देखिए, कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के पश्चात, कलिंग युद्ध कब हुआ था साथियों? तो 261 बीसी में। बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म से 261 साल पहले क्या हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था। उसके पश्चात, कलिंग युद्ध के पश्चात क्या होता है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं और बौद्ध मतानुयायी बन जाते हैं। और साथ ही साथ आप देखते हैं, जैसे ये बौद्ध मतानुयायी बनते हैं तो बौद्ध संघ को अपार दान देते हैं और बौद्ध धर्म स्थानों की यात्रा भी करते हैं सम्राट अशोक। अशोक ने बौद्धों का तीसरा सम्मेलन, जानते हैं, तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी 250 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी और उसके अध्यक्ष थे मोगाली पुत्र तिस्स थे। और इसी आप संगीति में देखते हैं तो अभिधम्म पिटक लिखा जाता है। जानते हैं बौद्ध धर्म में 3 पिटक ज्यादा महत्वपूर्ण है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक कब लिखा जाता है? तीसरी बौद्ध संगीति में, जबकि बाकी विनय पिटक और सुत्त पिटक आपको पहली बौद्ध संगीति में ही देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आपने जान लिया कि 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में जब तीसरी बौद्ध संगीति होती है, इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन होता है। और एक चीज और आपको देखने को मिलती है कि सम्राट अशोक ने धर्म प्रचारकों को केवल दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका और बर्मा जैसे देशों में भी भेजा था सम्राट अशोक ने अपने धर्म प्रचारकों को। ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं तो उनके पुत्र जो महेंद्र हो गए और पुत्री उनकी संघमित्रा हो गई, तो श्रीलंका जाते हैं। ठीक है। तो अशोक अपने अभिलेख में अधिकारियों को बार बार ये कहते हैं कि राजा प्रजा को अपनी संतति समझता है। मतलब जो राजा है, राजा मतलब सम्राट, प्रजा को अपना क्या मानता है? संतान, पुत्र मानता है। ठीक है। खास बात यह है। तथा यह बात वे प्रजा को बता दें। मतलब क्या कहते हैं सम्राट अशोक की, जाके प्रजा को बताओ कि जो आप प्रजा नहीं हो राजा के लिए, आप उस राजा के लिए राजा की संतान हो। और अपने अधिकारियों से भी कहता है सम्राट अशोक कि आप राज्य के प्रतिनिधि हैं। राज्य के प्रतिनिधि मतलब सम्राट के प्रतिनिधि हैं। तो आपका भी यही दायित्व बनता है कि अपने साम्राज्य में जो भी चीजें हैं तो सही चलनी चाहिए। और साथ ही साथ अधिकारियों को ये भी बोला जाता है, निर्देश दिया जाता है कि प्रजा की देखभाल करें। ठीक है। और अपने साम्राज्य में न्याय कार्यों के लिए सम्राट अशोक ने रज्जुक नामक अधिकारी की नियुक्ति भी की थी। कैसे कार्यों के लिए? न्याय कार्यों से, है ना, जस्टिस रिलेटेड कार्यों के लिए सम्राट अशोक ने रज्जुकों की नियुक्ति की थी। और खास बात ये, आपको एक चीज और देखने को मिलती है सम्राट अशोक के टाइम पीरियड में, कि वो कर्मकांडों, विशेषकर जो स्त्रियों के लिए जो प्रचलित अनुष्ठान थे, उनका उन्होंने पूर्ण रूप से विरोध किया। साथ ही साथ उन्होंने कई तरह और जो भी कर्मकांड थे, जैसे कि पशु पक्षियों का वध, इस पे भी रोक लगा दिया उन्होंने। और जो भी खर्चीले सामाजिक समारोह हुआ करते थे उस पे भी सम्राट अशोक ने रोक लगा दी थी। अशोक ने लोगों को जियो और जीने दो, है ना, जो होता है ना एक पॉलिसी की जियो और जीने दो वाली पॉलिसी को अपनाया। जैसा उन्होंने कहा कि सभी जो भी उनके प्रजा थी, उन्होंने प्रजा से अपील की कि जियो और जीने दो जैसी पॉलिसी पे बिलीव करो। आप भी जियो, आपका पड़ोसी भी है ना, आराम से, आराम पूर्वक सब लोग अपना जीवन व्यतीत करो। और साथ ही साथ उन्होंने एक चीज और प्रमोट की, वो किया कि जीवों के प्रति आप दया रखिए और सद्व्यवहार अपनाने को कहा। मतलब आप अच्छे व्यवहार अपनाइए और जीवों के प्रति दयावान रहिए। खास बात है, सोचिए इतनी बड़ी बात कोई एक सम्राट बोल रहा था, ये बहुत बड़ी चीज है साथियों। क्योंकि जानते हैं जैसे इंसान के अंदर पावर का लोभ आता है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, अपने मार्ग से बहुत भटक जाता है। और इतनी नैतिकता और मानवतापूर्ण बात तो बहुत दूर की बात हो गई है ना। तो याद रखिएगा, जैसे कि आप बाकी और उदाहरण में देख सकते हैं, चंगेज खान वगैरह को देखिए तो उनकी क्रूरताओं का एक पूरा का पूरा आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा क्रूर व्यवहार। फिर बाद में उन्हें परिवर्तन भी नहीं आया। ऐसा नहीं कि जैसे कि सम्राट अशोक में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है, वो चीजें आप बाकी अदर सम्राट में नहीं देखने को पाते हैं। खास बात यह है साथियों। और साथ ही साथ एक चीज और आपको देखने को मिलता है, सम्राट अशोक ने अपने उपदेशों में परिवार जैसी संस्थाओं को भी प्रमोट किया और साथ ही साथ अपने बड़ों को आदर करना, ये सारी चीज जो भी नैतिक विचार थे
वो सारी चीजें आपको सम्राट अशोक के शासन काल में देखने को मिल जाती है। अब इसका ये रीजन था कि सम्राट अशोक चाहते थे जो सामाजिक वर्ण व्यवस्था है उसकी रक्षा की जा सके, समाज जिस ऑर्डर में चल रहा है उस ऑर्डर में चलता जाए और सब कुछ हंसी खुशी जैसा चल रहा है सब मेंटेन रहे, ठीक है। और नेक्स्ट चीज और आप देखते हैं तो सम्राट अशोक ने अपने पड़ोसियों के साथ शांति सह अस्तित्व के सिद्धांत पर संबंध स्थापित किए थे, ठीक है ना। तो वही है, शांति और सह अस्तित्व की बात की थी। यही वजह कि आप देखते हैं तो अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका तक भेज देते हैं धर्म प्रचार के लिए। 13वें शिलालेख से पता चलता है कि सम्राट अशोक 5 यवन राज्यों में अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। कहाँ? तो यवन राज्य में, यवन देश में 5 अपने, है ना। तो आप देखेंगे तो जो 5 राज्य थे सम्राट अशोक के, जो भी पड़ोसी राज्य थे यवन, उन सभी राज्यों में आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म के प्रचारक भेजे थे। और दक्षिणी सीमा पे स्थित आप अगर बात करें तो जैसे कि आपने तमिल राज्यों में आपने देखा ही था, जो चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी जैसे आप उल्लेख मिल जाते हैं। सम्राट अशोक के ये सब पड़ोसी हुआ करते थे। तो इन सभी राज्यों में भी सम्राट अशोक ने भेजे। और खास बात है जो ताम्रपर्णी था, ताम्रपर्णी मतलब आज का जो श्रीलंका है साथियों, उसका नाम ताम्रपर्णी था। फिर एक टाइम बाद आप श्रीलंका का नाम सिलोन पढ़ते हैं, फिर आज आप देखते हैं तो श्रीलंका देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी सम्राट अशोक ने अपने प्रचारक भेजे थे। कहाँ कहाँ? चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी में भी अपने प्रचारक भेजे। श्रीलंका का जो शासक था सम्राट अशोक के टाइम पीरियड में, उसका नाम तिस्स था। क्या था? तिस्स था। तिस्स था। और साथ ही साथ जो तिस्स था उसने क्या किया, सम्राट अशोक से या फिर आप कह सकते हैं बुद्धिज्म से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो श्रीलंका का राजा भी सोचिए बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहा था। तो इस बात से आप कह सकते हैं, उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि सम्राट अशोक अपने पड़ोसी राज्यों के साथ शक्ति, सहिष्णुता और बंधुत्व के आधार पे मधुर संबंध बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं और काफी हद तक सफलता भी प्राप्त करते हैं साथियों, इतना याद रखना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा साथियों वो होगा सम्राट अशोक का धम्म। तो अशोकास धम्म के नाम से जाना जाता है। तो अशोक का धम्म क्या था, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार साथियों।